ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे यौगिक डाइट के बारे में। ओके, तो यौगिक डाइट के बारे में हम बात कर रहे थे कि यौगिक डाइट क्या होती है। ऑल्दो आप लोगों ने इसको हठ योगिक के कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है, फिर भी इसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ पे यौगिक डाइट का कॉन्सेप्ट दिया गया है यौगिक ग्रंथों में। तो चलिए गायत्री मंत्र के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जो हमने कल पढ़ा था वो योग के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, यौगिक आहार के। आज हम उससे आगे चीजें देखेंगे थोड़ा। तो जो हमने कल बात की थी कि हमने कल डाइट के बारे में बात की थी, जिसमें दो प्रकार के डाइट या आहार के बारे में बात हुई थी, शारीरिक आहार और मानसिक आहार के बारे में। ठीक है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ यौगिक डाइट के बारे में बात हुई थी, फिर यौगिक डाइट क्या होती है और कैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो किस तरह से, जो उनके विषय हैं वो भी एक तरह का हमारे द्वारा ग्रहण किया गया आहार ही होता है, इसके बारे में चर्चा हुई थी। फिर हठ प्रदीपिका में कैसे क्या बताया गया है यौगिक डाइट के बारे में, और छांदोग्य उपनिषद के बारे में बात हुई थी। ये जो ग्रंथों का उल्लेख किया गया है यहाँ पे, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, भगवत गीता, हठ प्रदीपिका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो चुकी थी। यौगिक आहार क्या होता है, उसके मॉडर्न मेडिसिन और यौगिक योग में उसको कैसे कंपेयर किया जाए, कंपेरेटिव टाइप से ये भी बात हो चुकी थी। यौगिक डाइट में त्रिगुणास सतरजतम जो होते हैं, जिनको भगवत गीता में दिया गया है, उसका क्या रोल होता है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, सत्व रज और तमस को। ठीक है, तो ये भी हमने इसके बारे में बात कर ली थी। एक क्लासिफिकेशन ऑफ फूड है मॉडर्न मेडिसिन का, और यहाँ पे यौगिक क्लासिफिकेशन है जो कि गीता के चैप्टर 17 में डिस्क्राइब किया गया है। फिर हमने सात्विक आहार और राजसिक आहार के बारे में बात कर ली थी, और तामसिक आहार के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, तो ये इतनी बातें हो चुकी थी। अब जब हम बात करने वाले हैं वो है आपका आहार और आयुर्वेद। आयुर्वेद के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम यौगिक कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, आई थिंक ये सुश्रुत संहिता में दिया गया है। समदोषा समाग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ स्वस्थ इति विधीयते। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी चीजों की बात की गई है। समदोषा, जो स्वास्थ्य क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे उस स्वास्थ्य को बताते हुए आहार की महत्ता को बताया गया है। शम दोषा मतलब दोष जो जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीन दोष हैं वो सम होने चाहिए। जितनी मात्रा में जिसका होना आवश्यक है उस आवश्यक मात्रा में होने चाहिए। उसके अलावा समाग्निश्च, जो हमारे शरीर की अग्नियां बताई गई हैं वो समान सम्यक रूप में होनी चाहिए। सम धातु,
जो शरीर में धातुएं हैं, सप्त धातुएं, वो भी क्या होनी चाहिए, सम्यक रूप से होनी चाहिए। तो धातु, मल और क्रिया, ये सब चीजें सम्यक रूप से होनी चाहिए। साथ में प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, हमारी जो आत्मा, इंद्रिय और मन है, ये प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति कर रहे हों, तो क्या हो, ये कंडीशन जो होती है, ये एक स्वस्थ व्यक्ति की कंडीशन होती है, इसी को स्वास्थ्य कहा गया है। त्रिदोष क्या होते हैं, दोष क्यों कहा गया है, क्योंकि ये दूषित करते हैं। दुष्यंत इति दोषः, वात पित्त कफ, ठीक है, इन्हीं से दोष उत्पन्न हो सकते हैं, यही डिजीज का कारण बनते हैं। चाहे वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, यही तीन चीजें हैं जो विभिन्न प्रकार के डिजीज का कारण बनती हैं, अगर ये डिसबैलेंस फॉर्म में हो गई तो ये एक स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है सुश्रुत संहिता में 15/38, ये इसका रेफरेंस है। तो इसके बारे में हो गया। फिर ये हठ योग में इसी को डिस्क्राइब किया गया है कि जो हमारा आयुर्वेदिक अप्रोच है डाइट का और न्यूट्रिशन का, वो क्या होना चाहिए। तो हठ योग के अकॉर्डिंग क्या है, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम, ये वाला श्लोक कई जगह पर दिया गया है, अलग अलग थोड़े से शब्दों का हेर फेर है, इधर उधर शब्द हैं, ऑलमोस्ट अर्थ एक जैसा है। कुछ जगहों पर जो तत्व दिए गए हैं, पोषक तत्व दिए गए हैं, उनकी नाम अलग अलग हैं, या फिर कुछ जगह पर दही को बताया गया है कि पुष्टि कारक होता है, कहाँ कहीं पर नहीं बताया गया है। तो लेकिन एक ये जनरल डेफिनेशन है, जो पुष्टि कारक होते हैं, मधुर होते हैं, स्निग्ध होते हैं, गाय का दूध है, दही है, छाछ से उत्पन्न होते हैं, सप्त धातुओं को पोषक करने वाले होते हैं, मन को आनंदित करने वाला होता है, वही जो भोजन होता है, वही योगियों का भोजन होता है, और वही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो योगी को कैसा भोजन लेना चाहिए, वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है। स्ट्रेंथ देने वाला भोजन हो, नरिशमेंट करने वाला भोजन हो, टेस्ट प्रायोरिटी नहीं है इसमें, ठीक है। जो हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशंस की, उनका फुलफिलमेंट कर रहा हो, टेस्ट इसकी रिक्वायरिटी नहीं है। जबकि आजकल क्या होता है, उल्टा होता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम खाना बनाते हैं कि आज हमें ऐसा चीज खाने का मन है, तो उस तरह से चीजें बनती हैं। धातुओं को पोषित करने वाला हो, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र जो होते हैं, इनको स्ट्रेंथ देने वाला हो, और मन और शरीर दोनों को ही संतुष्ट करने वाला हो, जो कि ऊपर हमने अभी पढ़ा, वो सारी चीजें प्रसन्न इंद्रियात्मनः, इंद्रिय, आत्मा और मन को संतुष्ट करने वाला हो। अगर इस टाइप का भोजन, जो हम ये डिफिनेशन हमने क्यों पढ़ी अभी, इससे जो जस्ट पहले हमने डिफिनेशन पढ़ी, वो इसीलिए पढ़ी कि इन सब चीजों को फुलफिल करता हुआ जो भोजन होगा, वही योगियों का भोजन होगा, जो दोषों को समान रखेगा, अग्नियों को समान रखेगा, धातु, मल और क्रियाओं को सम्यक या समान अवस्था में रखेगा, जिसके खाने से इंद्रिय, आत्मा और मन को प्रसन्नता प्राप्त होती हो, ठीक है, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। पर ऐसा ही भोजन जो है, वो योगियों का भोजन होता है। अब आती है बात पथ्य और अपथ्य की। तो देखिए, पथ्य और अपथ्य का डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, तो घेरंड संहिता में बहुत अच्छे से, और क्या बोलते हैं, हठ प्रदीपिका, इन दोनों में ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। और भी जितने यौगिक हठ यौगिक टेक्स्ट हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है। तो इसका थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि कहीं कहीं पे थोड़े से क्या है, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कहीं पे किसी चीज को पथ्य बोला गया है, दूसरी जगह पे उसी को अपथ्य बोल दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट उसे आप देख सकते हैं कि
कहाँ कहाँ पे ये चीजें हैं। ठीक है, नॉर्मली उन सब चीजों को टेक, अगर एक जनरल फॉर्म में देखा जाए तो हमें वैसी चीजें लेनी चाहिए जो सात्विक सत्व में आती हैं। ठीक है, त्रिगुणों में जिसमें सत्व तत्व ज्यादा होता है वो चीजें हमें अधिक से अधिक, या योगियों को वो चीजें ग्रहण करनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो घिरण्य संहिता के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीजें सात्विक और सात्विक चीजों में है, मतलब जो योगियों के खाने योग्य हैं उनके बारे में उसमें डिस्क्राइब किया गया है। जैसे अगर घिरण्य संहिता में देखा जाए तो अपथ्य के रूप में कड़वे, जो लवण या मतलब नमकीन चीजें होती हैं, अम्लीय रस वाली वस्तुएं, दही, छाछ, मसूर, प्याज, घिया, कांटेदार बेल, नींबू, मक्खन, घी, शक्कर, आंवला आदि, ये सब वर्जित बताए गए हैं जिसको अपथ्य में कहा गया है। लेकिन पथ्य क्या है? चावल, गेहूं, मूंग दाल, चना, कटहल, परवल, करेला, अरबी, ककड़ी, बैंगन, हरी सब्जियां। ठीक है, इन सब चीजों को पथ्य में रखा गया है। तो ये क्या है, ये चीजें जो पथ्य वाली हैं, इनको ये क्वेश्चन एक बार पिछली बार आया था कि इसको पथ्य में रखा गया है या अपथ्य में रखा गया है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी चीजें पथ्य में, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट वाली जो है वो जरूर पढ़ लीजिएगा, इधर उधर की चीजें नहीं, पर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जो हठ प्रतिपिया, घिरण्य संहिता या शिव संहिता इन सब चीजों में बताई गई हैं वो एक बार याद करना पड़ेगा कि इनको पथ्य में रखा गया है या नहीं। तो उनको अपथ्य में ही रखेंगे, पथ्य में नहीं रखेंगे। जो लीफी वेजिटेबल्स होंगी उनको पथ्य में रखा जाएगा। एक अगर जर्नल सा आप एरिया बना लेते हैं कि किन चीजों को पथ्य में रखा जा सकता है, तो जितने जैसे कि कुछ अनाज होते हैं उनमें भी क्या होता है कि गरिष्ठता में चले जाते हैं, गरिष्ठ आहार हो जाते हैं, तो उनको भी अपथ्य में रखा जाता है। ठीक है, जैसे मसूर वगैरह है, इनको क्या है, अपथ्य में इसी रखा गया है क्योंकि वो गरिष्ठ में चले जाते हैं। तो ये पथ्य हो गया। अपथ्य में क्या है, जैसे कि इसमें हठयोग प्रदीपिका 1.59 में बताया गया है और घिरण्य संहिता में 5.8 में बताया गया है। 5.8 या फिर शायद उससे पहले ही है, उसका एग्जैक्ट रेफरेंस मुझे नहीं याद है, पर इसमें 1.59 में बताया गया है हठयोग प्रदीपिका में, अति कड़वा, अति खट्टा, अति तीखा, अति खारा, मदिरा, दारू, मांस, मछली, हींग, लहसुन, कांदा, ये क्या है, अपथ्य पदार्थ होते हैं। सेम घिरण्य संहिता में देख लें तो वहां पे कड़वा, लवण, अम्लीय रस वाली वस्तुएं, दही, छाछ, मसूर, प्याज, घिया, कांटेदार बेल, नींबू, मक्खन, घी, शक्कर, आंवला, ये अपथ्य में बताई गई। जो योगियों के खाने योग्य नहीं है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी सिस्टम को आ, उसके जो साधारण एक सिस्टम चल रहा है उसको डिस्टर्ब करती हैं, बाधक का काम करती हैं, वो वाले सारे पदार्थ जो तामसिक या राजसिक पदार्थों से मिलकर के बनते हैं वो अपथ्य कहलाते हैं। तो ये पथ्य और अपथ्य हो गया। जो नॉट रिकमेंडेड है किसको, योगियों को, वो अपथ्य हो गया। जो रिकमेंडेड है, जो खाया जा सकता है योगियों के द्वारा, वो पथ्य हो गया। ठीक है, अब आयुर्वेद में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हित बुक, मित बुक और ऋत बुक का। हित बुक, मित बुक और ऋत बुक के अकॉर्डिंग ही सारा डाइट जो है आयुर्वेद में वो निर्भर करता है। हित बुक क्या होता है, व्हाट टू ईट, क्या खाना चाहिए, क्या हमारे लिए हितकारी है।
अगर हम ये खाने से पहले सोचे कि हमारे लिए हितकारी क्या है, तो शायद जो खाना सामने रखा हो वो हम ना खा करके जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड फूड हो वो इनटेक करें। मित भूख क्या होता है? मिताहार का जो कॉन्सेप्ट है वही है, जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना हम अगर इनटेक कर रहे हैं तो वो मिताहार कहलाता है, हाउ मच टू ईट। तो जो मॉडर्न डाइट कॉन्सेप्ट है कि कितना पोषण किसको दिया जाए, ऐसा नहीं कि अगर एक फैमिली में हर तरह के मेंबर होते हैं उनको एक जैसा खाना अगर हम दे रहे हैं तो क्वांटिटी में भी डिफरेंस करना चाहिए, न्यूट्रिटिव वैल्यू में भी डिफरेंस करना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती। तो मिथ बुक में हाउ मच टू ईट, कितना खाना चाहिए। ऋतु बुक में जो जिस तरह से जिस सीजनल के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं और जिस तरह से उनको प्रकृति रूप में पाया जाता है उस तरह से उनको खाया जाए। ठीक है। जो अब ऐसा आजकल इतना हाइब्रिडेशन होना होता चला जा रहा है कि हर एक चीज को आप हर एक मौसम में प्राप्त कर सकते हो, पर क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो ऋतुओं के अनुसार उसमें बदलते रहते हैं, और सेम एज जैसा हमारी पृथ्वी के अंदर हो रहा है वैसे ही, या धरती के अंदर हो रहा है वैसे ही हमारे अंदर भी घटित हो रही होती हैं चीजें। तो जैसे कि ठंड में जो प्राप्त होने वाली चीजें हैं उनमें क्या होता है कि आ, गर्मी ज्यादा होती है और हमारे शरीर को रिक्वायर्ड भी उस समय गर्मी की होती है, तो हम उस समय वैसा ही फूड हमें इंटेक करना चाहिए। ऋतु फल जो बोला जाता है ना कि ऋतुओं के सीजनली जो मौसमी फल होते हैं उनको खाने से हमारा शरीर ज्यादा ज्यादा ही ग्रोथ करता है, रेदर देन आप और महंगे फल खाओ लेकिन वो सीजनली ना हो। तो ऋतुभुक का मतलब वही है कि एक तो फूड को उसके एक्चुअल फॉर्म में खाना चाहिए, जिस फॉर्म में वो प्राप्त होता है उसको ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करनी चाहिए। दूसरा, उसकी ऋतु के अकॉर्डिंग उसे खाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो हितभुक, हितकारी फूड कौन सा है? युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगा भवति दुःख। इसमें बोला गया युक्त आहार विहार होना चाहिए। ठीक है। अगर हमारा आहार युक्त है तो ऐसा जो योग होता है वो दुख को हरने वाला होता है। तो आहार युक्त होने का मतलब वही है कि जो हमारे पथ्य वाली चीजें थी, अभी हमने पथ्य के बारे में पढ़ा, जो योगी के लिए बेनिफिशियल हैं, जो उसे बाधा नहीं पहुंचाती हैं, उसको जो साधना करनी है, साधनात्मक क्रियाएं करनी है उनमें बाधा नहीं पहुंचाती हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिसनर्स रहे होंगे या कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आपने लेट नाइट फूड इनटेक किया तो मॉर्निंग में यौगिक क्रियाएं अगर आपको करनी है तो पॉसिबल नहीं हो पाती। आप खुद ही फील करते होंगे, और बहुत ज्यादा हैवी फूड इनटेक कर लिया तो मॉर्निंग में बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आपको षटकर्म करना है तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, उतने बेहतर ढंग से पॉसिबल नहीं हो पाता, या फिर उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि नॉर्मली होना चाहिए। तो वही है हितकारी भोजन जो होता है, हितकारी आहार है, व्हाट टू ईट, ये वाला क्वेश्चन हमेशा अराइज करके जब योगी आहार लेता है तो वो जो फूड होता है वो हितकारी होता है शरीर के लिए। तो इसमें वही फिर से बेनिफिशियल फूड फॉर योगी, कौन कौन से बेनिफिशियल फूड्स होते हैं उसमें वही चीजें आई हैं जो पथ्य चीजें होती हैं जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। फिर है आयुर्वेद में आहार विचार। आयुर्वेद में जो दूसरा है मित बुक मिताहार, हाउ मच टू ईट। यहाँ पे हठयोग प्रदीपिका में श्लोक दिया गया है 1.25 में कि कितना हमें खाना चाहिए, मर्यादित रूप से, जितना इन मॉडरेशन फॉर्म में, सीमित, जितना कम से जितना शरीर को जरूरत हो, नॉट, डू नॉट ओवर ईट और नॉट अंडर ईट। ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत कम खाना है या हमें बहुत अधिक खाना है, हमें खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। ठीक है, जिसमें हमारे शरीर को ऊर्जा पोषक तत्व प्राप्त हो जाए उतना हमें खाना खाना चाहिए। तो अत्याहार
इसमें जो बाधक तत्वों में बताया गया है हठयोग प्रदीपिका में, अत्याहार प्रायश्च प्रजल्पो नियमग्रह जन संगश्च लौल्यम च षटभिर्योग विनश्यति। ये जो ऐसी चीजें होती हैं ये योग को नष्ट करने वाले तत्व होते हैं, जिसमें अधिक भोजन, अधिक श्रम, अधिक बोलना, नियम पालन न करना, अधिक लोगों से संपर्क करना, मन का चंचल होना, ये सब 6 तत्व हैं जो चीजें क्या करती, योग को नष्ट करने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मित भूख का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कितना हमें खाना है, कितना योगी को खाना चाहिए। फिर लास्ट में जो ऋत भूख की आती है, जो हमारा खाना है वो तो एक तो अकॉर्डिंग टू हमारे ऋतु के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। साथ में जो हमने शुरू में पढ़ा था कि फूड के साथ में हमारी इमोशंस, हमारी मेंटल हेल्थ जुड़ी होती है, वो कैसे, अगर वो सच्चाई ईमानदारी से कमाया हुआ धन से प्राप्त नहीं है तो क्या होगा कि फिर दिक्कत आती है। तो इस चीज की का भी ध्यान रखना चाहिए, जो फूड है वो ऑनेस्ट मनी से परचेज किया हुआ हो। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मिताहार थोड़ा सा मॉडरेशन, फूड इन मॉडरेशन फॉर्म में थोड़ा सा दिया गया है। वही चीजें हैं कि लिब्रिकेशंस होने चाहिए, न्यूट्रिशंस होने चाहिए, ठीक है, जितनी मात्रा में जो तत्व होने चाहिए उसी फॉर्म में वो हो, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ऐसे तत्व नहीं होने चाहिए जो कि हमारी हेल्थ को इरिटेट करें, या फिर जो हमारे सामान्य जीवन क्रम है उसको इरिटेट करें। तो ये मिताहार का कॉन्सेप्ट वही है जो अभी हमने उससे पहले पढ़ा था। ये जो हमने ये पढ़ा था, पुष्टम समुद्रम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम, यही हमारा मिताहार का कॉन्सेप्ट है, जो कि थोड़ा सा चेंज करके देखो सुस्निग्धम मधुरम ये कर करके जो हट प्रयोग प्रदीपिका में 1.59 में दिया गया है, ठीक है, कि कैसा फूड हमें लेना चाहिए, किस तरह का फूड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया कि एक जितनी योगियों को खाने योग्य डाइट है वो क्या है कि हमारा 3/4 जितनी भूख है उसके 3/4 जो है वो हमें खाना लेना चाहिए। और उसमें भी और उसमें भी ऐसे तत्व होने चाहिए जो कि आ, जिसमें कि स्वीटनेस और स्निग्धता, ठीक है, सुमधुर हो और स्निग्ध हो, साथ में क्या है कि भगवान को अर्पित करके उस फूड को लिया जाए और उसके बाद 1/4 पार्ट जो है वो खाली रख दिया जाए। तो ये क्या है, ये मिताहार का कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। अब भगवत गीता में देखिए, यही फिर से हमने अभी बताया था, युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्न बोधसु योगा भवति दुखा। या उसमें फिर से यही चीजें, युक्त आहार और युक्त विहार के बारे में बताया गया। युक्त मतलब एप्रोप्रिएट, और आहार मतलब क्या है, जो हम इनटेक कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। और इसका लिटरली मीनिंग क्या है, फूड है। इसमें केवल वही फूड नहीं रखा गया है जिसको हम खा रहे हैं। युक्ताहार विहारस्य में ऐसे फूड को रखा गया है जो कि आप फिजिकली फॉर्म में खा रहे हैं, और उसके अलावा उसके अंदर जो भावनाएं व्याप्त हैं वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड की गई हैं, तो वो मेंटल फूड के रूप में भी इसको रखा गया है। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो फूड है वो कहाँ से प्राप्त किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है और किस भाव से खाया जा रहा है, वो सारी चीजें इस युक्त आहार के अंतर्गत आ जाती हैं कि वो जो फूड है वो किस तरह के लोगों के द्वारा एसोसिएट किया गया है।
अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, 3 चीज़ें हैं। एक तो फूड का सात्विक होना ज़रूरी है, दूसरा संतुलित होना ज़रूरी है और तीसरा जो है वो संपूर्ण होना ज़रूरी है। सात्विक का तो आपने अभी पढ़ ही लिया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुन लिए कि सात्विक फूड जो है वो फ्रेश हो, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है उसमें कंप्लीट न्यूट्रिशंस के साथ में हो और इसके अलावा अगर हम भावनाओं की बात करें तो वो जिस कमाई से लिया गया हो, ऑनेस्टी के साथ उसको खरीदा गया हो, अच्छे विचारों भावनाओं के द्वारा उसको बनाया गया हो और ग्रहण भी उसको अच्छे और भाव विचार के द्वारा किया गया हो, तो वो सात्विक फूड के रूप में आता है। संतुलित बैलेंस्ड फॉर्म में हो, पोषक तत्व उसके बैलेंस फॉर्म में हो। ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज अच्छी लग रही तो उसको एक्सेसिव हम इनटेक कर रहे हैं, एक बैलेंस फॉर्म में चीजें को इनटेक करना चाहिए। ये यौगिक सात्विक फूड के बारे में बताया जा रहा है और संपूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट फूड होना चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट है और जितने पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है वो सब चीजें फुलफिल होनी चाहिए। आहार की मात्रा का वो बताया गया घेरंड संहिता में कि कितना मात्रा में होना चाहिए। तो 2 पार्ट हमारा जो भूख है उसके 2 भाग हमारा अन्न से भरना चाहिए और 1 पार्ट पानी से और 1 पार्ट जो है वो अन्न के पाचन के लिए खाली जगह छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, हमारे पेट 2 भाग अन्न से, 1 भाग पानी से और 1 भाग क्या है उसको पचाने के लिए उस पार्ट को छोड़ देना चाहिए। तो ये एक आहार की मात्रा है जिसका हमारे घेरंड संहिता में डिस्क्राइब किया गया है। देखो, यम नियम के साथ भी डाइट को जोड़ा गया है कि डाइट किस तरह से यम नियम के साथ जुड़ सकती है। जैसे अहिंसा है, अहिंसा में आप हिंसा युक्त भोग पदार्थ ना खाएं, जिसमें किसी के साथ हिंसा करके प्राप्त किया गया हो फूड, उसको नहीं लेना चाहिए। तो मांसाहार क्या है, एक तरह की हिंसा ही है। आप जीव को मार करके उसका उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त कर रहे हैं। तो अहिंसा में हिंसा युक्त भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा हो सकती है, किसी भी फूड को कोई चुरा के ले रहा है या कैसे भी ले रहा है, अगर उसमें हिंसा के भाव हैं तो उस भोजन को, उस आहार को ग्रहण नहीं करना चाहिए। सत्य, सत्य की कमाई होनी चाहिए। ठीक है, तो जो अन्न को कमाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सत्य युक्त हो। ठीक है, सत्य की कमाई हो, अस्ते चोरी किया हुआ अन्न नहीं लेना चाहिए या फिर चोरी की कमाई से अन्न को नहीं लेना चाहिए। अब परिग्रह भी है ना, कि बहुत ज्यादा संचय करके ना रख लें कि अभी एक तरफ से संचय करके रख लिया कि हाँ नहीं अब तो 2-4 साल का अन्न हमने संग्रह कर लिया, तो वो भी एक तरह से उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो खत्म होती चली जाती है। इसीलिए ऋतु फल के बारे में बोला गया कि ऋतु के अकॉर्डिंग, अभी गेहूं आया तो इस सीजन का गेहूं खाएंगे, फिर नेक्स्ट सीजन आएगा तो नेक्स्ट सीजन में लेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार हमने ले लिया और उसको 2 साल तक ले रहे हैं। तो वो भी ध्यान रखना है अगर यम नियम के अकॉर्डिंग आहार या डाइट के बारे में बात करें तो। फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो योगियों के लिए बिल्कुल ही वर्जित की गई हैं। ठीक है, उन तत्वों को हमें नहीं लेना है। जैसे हींग, लहसुन, कांदा, ये सब चीजें, प्याज जिसे बोला जाता है, ये वर्जित की गई हैं कि इन तत्वों को हमें इनटेक नहीं करना चाहिए। तो जो मिताहार का कॉन्सेप्ट है वो हमारे यम के जितने भी 5 पॉइंट हैं वो कवर करते हैं इसमें। नियम में जैसे शौच है, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान है। इसमें क्या है, इसमें इसके बारे में स्वच्छ अन्न होना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, परिश्रम से युक्त होना चाहिए और अयोग्य अन्न नहीं होना चाहिए। और
ठीक है, तो ये यौगिक कॉन्सेप्ट, ये पूरा यौगिक कॉन्सेप्ट हो गया। अभी आ रही है आवाज मेरी? जी मैम। हाँ, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया यौगिक कॉन्सेप्ट कि आहार को कहाँ-कहाँ पे डिफाइन किया गया है। एक ओवरव्यू है, बाकी हठ यौगिक टेक्स्ट में इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें देखो, योग में बहुत अच्छी चीजें हैं कि कुछ चीजें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो उनको बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो डाइट का कॉन्सेप्ट आया है, और यही डाइट के कॉन्सेप्ट को आपने हठ योगिक ग्रंथों को पढ़ते समय भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो शुरू की 5 यूनिट हैं, लास्ट की 5 यूनिट को ऑलमोस्ट क्या करती, रिकवर करती हैं। और ये क्वेश्चंस आते तो आपको ये नहीं समझ में आता कि किस यूनिट से आए होंगे, इसलिए लोगों को लगता है कि शुरू की 5 यूनिट स्कोरिंग होती हैं। ऐसा नहीं है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि ये घेरंड संहिता से पूछा गया, लेकिन एक्चुअल में ये इस यूनिट का क्वेश्चन होता है अगर डाइट से रिलेटेड है तो। ठीक है, तो अच्छे से आप हठ योगिक टेक्स्ट को तो जरूर ही पढ़ लीजिए। अगर अच्छे से एग्जाम आपको देने तो हठ योगिक टेक्स्ट को जरूर अच्छे से रिवाइज करिए। और ये सर जो डाइट का, यौगिक डाइट का कॉन्सेप्ट है वो सारा आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन पढ़ाया गया है, उससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की डाइट होनी चाहिए, कौन सी न्यूट्रिटिव वैल्यू किस में होती है। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें